तो आज बहस की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता है वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे। दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के नेता, वो हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, वो नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आप से कर रहा हूं। प्रधानमंत्री का बयान आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आई तो बहुसंख्यकों को दोयम दर्जे की नागरिकता मिलेगी, ये संविधान बदल देंगे। मैं जी कपिल जी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। उससे पहले हम 5 अहम सवाल क्या है आखिरी चरण को लेकर वो आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव के अंतिम चरण की लड़ाई क्या मजहब पर आ गई है? बार बार हिंदू मुसलमान का जिक्र क्यों हो रहा है? विपक्ष हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहता है क्या, जैसा प्रधानमंत्री और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं? क्या सीए खत्म हो जाएगा, 370 फिर से लागू कर देगा इंडिया गठबंधन? ये भी पीएम ने रैली में कहा है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से क्या बीजेपी फायदा लाभ उठाना चाहती है, ये विपक्ष का आरोप है। सवाल यह भी कि एम फैक्टर कराएगा क्या इंडिया गठबंधन को 300 पार? कपिल जी देखिए प्रत्युष भाई, एक बात बहुत स्पष्ट है, एम शब्द से ही प्रधानमंत्री को अति प्रेम हो गया है, मोहब्बत हो गई, क्योंकि मछली मटन मुर्गा और उसके बाद मंगलसूत्र और उसके बाद अब आप ये आपके सामने कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हो जाएगा, बहुसंख्यकों का हित प्रभावित हो। नहीं, आपने बोला एम से प्यार हो गया है। एम का आपने क्या क्या डेफिनेशन दिया? मंगलसूत्र, मछली मटन, उसमें एम फॉर मुस्लिम नहीं है। मैं बता रहा हूं ना कि इनको जिस चीज से प्रेम हुआ है वो बता रहे हैं। हाँ। मैं तो बहुत सीधी बात आपको ये पूछ रहा हूं कि मुझे आप ये बता दीजिए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर जो है वो धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने की बात है? अगर ये हो तो बताइए मुझे, और अगर ये बात नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों बरगला रहे हैं? ऐसा किसी के अगर एजेंडे में शामिल हो, किसी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया हो, किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए। और सबसे पहली चीज तो आपको यही सोच लेनी चाहिए कि भाई अगर संविधान के उपबंधों के विरुद्ध अगर किसी ने जा करके बहुसंख्यकों पर प्रहार किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस के आधार पे जो आरक्षण 10% का दिया है, मुझे आप बता दीजिए वो संविधान के किस आर्टिकल से दिया है? क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 के अंदर है नहीं। तो हमारी अनुसूचियां हैं जो एससी और एसटी को आरक्षित करती हैं, उसमें कहीं है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये करके मैं आप ही के सवाल को बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेता हूं इसका जवाब। सिद्धार्थ जी, अभी कपिल जी ने कहा कि बीजेपी को और पीएम मोदी को एम से बड़ा लगाव हो गया है, मछली मुर्गा मटन मंगलसूत्र। अब सवाल है कि अगर पीएम कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो संविधान बदल देंगे, बहुसंख्यकों को दोयम दर्जे की नागरिकता मिलने लगेगी, ये कैसे हो पाएगा? कपिल जी कह रहे हैं संविधान में कहीं लिखा नहीं है, कोई चाह के भी नहीं कर पाएगा। देखिए कपिल जी अभी म से प्रेम को बता रहे थे, पर एम से प्रेम किसको रहा है और पी से पाकिस्तान का प्रेम किसको रहा है ये पूरा देश जानता है। पर अभी कपिल जी ने जो बात कही उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। उन्होंने पूछा कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है, संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा था जो आपने एएमयू को माइनॉरिटी का दर्जा दे करके वहां से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन लिया? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा था जो आपने जामिया से छीन करके एससी एसटी ओबीसी के एडमिशंस के राइट को छीन करके वहां सिर्फ मुसलमानों को दे दिया? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा था कि आपके प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? कौन से आर्टिकल में लिखा था? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा था कि आपने कर्नाटक के अंदर ब्लैंकेट रिजर्वेशन दे दिया? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा था कि बंगाल की 91 जातियों में से 85 जातियां मुसलमानों की है, ओबीसी वर्ग की? ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये पीछे से जाकर के चोरी करते हैं, पीछे से जाकर के अपने वोट बैंक को साधने की बात करते हैं, चुनावों में खड़े होकर के वोट जिहाद की बात भाई प्रत्युष भाई, सिद्धार्थ भाई ने मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किस आर्टिकल से लेकर के आए। पहले सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, बीच में मत बोलिए। दूसरी चीज, आपको आर्टिकल 30 पढ़े हैं, आर्टिकल 28 पढ़े हैं, खोलिए आप गूगल कीजिए और 28 और 30 में पढ़िए कि अल्पसंख्यकों को जब उनकी संस्थाएं बनाने का अधिकार है तो उसमें प्रधान प्रबंध तंत्र से लेकर आरक्षण का भी अधिकार इसी संविधान ने दिया है। अगर आप संविधान नहीं जानते तो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को संविधान पे इस देश पे विश्वास नहीं। 55 साल तक आपने आरएसएस पे अपना
तिरंगा झंडा नहीं लगाया, आपको इस देश संविधान को जवाब देने का अवसर कहते हैं कि हम बदल के देंगे। आप आर्टिकल 28 पढ़िए और आर्टिकल 30 पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी कि कौन चीज क्या है और 2B कैटेगरी क्या होती है। सिद्धार्थ जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने संविधान नहीं पढ़ा है। मुझे आपको समझाने, बीजेपी ने संविधान नहीं पढ़ा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। मैं कपीस जी को बड़ी विनम्रता कह दूं, मैं कुरान पढ़ के संविधान को पढ़ा है। अब कपीस जी हिम्मत रखिएगा सुनने की, आपका मोनोलॉग नहीं चल रहा है यहाँ पे, अब हिम्मत रखिएगा। जो संविधान का आर्टिकल 28 से 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को डिक्लेयर करता है, वो स्टेट के फंडेड इंस्टीट्यूशंस को कन्वर्ट करके माइनॉरिटी बनाने के लिए नहीं कहता है। आप खोलिए मदरसा, आप खोलिए नया इंस्टीट्यूट, आप आइए धार्मिक से चलाइए, जिसको पैसा आरक्षण मिलता हो उसके अंदर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। गुमराह करने की इस देश को कोशिश मत कीजिए, सिद्धार्थ आपको गुमराह नहीं करने दूंगा। हकीकत यह है कि आपके प्रधानमंत्री जी देश में जो है आरक्षण के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। अब आपको जब दिया, आप मुझे बताइए पिछड़ों के हक और हुकूक पर वार किसने किया है? दलितों के और आदिवासियों के हित पर किसने हक और हुकूक पर वार किया है? आपको बताना पड़ेगा। करते हैं वो चोरी से करना चाहते हैं। मैं दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, पीएम कह रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो ये 370 को फिर से बहाल कर देंगे, सीए को खत्म कर देंगे। देखिए, उनकी बात को अंत में बाद में करूंगा, लेकिन पहले शुरुआत में इस बात का संकेत बिल्कुल साफ तौर पे है कि मोदी जी जा रहे हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, या ये आ जाएंगे और वो आ जाएंगे तो ये होगा। तो ये तो हो गई एक बात साफ। लेकिन देखिए, इस देश के 10 साल के इतिहास में हिंदुस्तान की जो तारीख लिखी जाएगी, मुझे लगता है कि इससे बर्बर इतिहास भारतीय जनता पार्टी का और इनके लोगों का नहीं रहा होगा। क्योंकि जिन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आवाम से वोट मांगे थे या सत्ता मांगी थी, उससे बिल्कुल विपरीत जाकर उन्होंने जो काम किए, चाहे जेम्स बॉन्ड की बात हो, चाहे अपने मित्रों को देश की संपदा देने की बात हो, आम इंसान को कहीं कुछ नहीं मिला और शर्म इस बात पर उन्हें नहीं आई। आज 10 साल के बाद भी उन्हें इस बात पर शर्म नहीं आ रही कि इस बात का फक्र लेते हैं वो कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग देश में राशन की दुकान की लाइन में खड़े। अरे अफसोसनाक है ये स्टेटमेंट इनका। और उसके बाद ये कहते हैं, सुनिए मुझे ये बताइए, उसके बाद ये कहते हैं कि बहुसंख्यकों का और मुसलमानों का आपने पूरे देश के 80 करोड़ आबादी को लाइन में लगा दिया है, उसके बाद बाकी क्या बचा है देश में बताइए? तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है। अभिषेक झा जी, आपने सुना दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि अब बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी जा रही है, इसलिए अभी भाषणों में यह कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगी तो, और यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीएम का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। अगर सिर्फ इतनी ही बात से हमारे इंडिया अलायंस के साथी खुश हो जाते हैं कि उनकी चर्चा अगर में हो जाती है, तो इस अगर मगर वाली खुशी उनको मुबारक। उनको इस बात की असलियत का बखूबी अंदाजा है कि पिछली बार से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एनडीए का अलायंस बढ़ा है और निश्चित रूप से यह लक्ष्य हासिल होगा भी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, 40 में 39 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीत रहे हैं, तो 40 में 40 सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह एनडीए का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगा। और हम जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि जनता को, लेकिन अभिषेक जी हमारा मार्जिन इसलिए बड़ा होगा। अभिषेक जी, विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि M4 मंगलसूत्र की तो चर्चा हो जाती है, M4 मटन की चर्चा हो जाती है, लेकिन M4 महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी की जुबान सिल जाती है। M4 महंगाई के लिए बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बड़ी सजग है, काम कर रही है। और M4 मानसिकता जो विपक्ष की है, उसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते, इस बात का हमें खेद है। अगर इनकी मानसिकता का हम कुछ इलाज कर पाते तो शायद ये M वाला कॉन्सेप्ट बखूबी सत्य साबित होता दिखाई पड़ता। मैंने एक बात आपसे कही कि देखिए, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमने काम किया है, इसलिए हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हमारा मार्जिन जो बढ़ने वाला है उसके लिए विपक्ष के लोगों का हार्दिक आभार।
क्योंकि विपक्ष अगर इतनी मतलब आप कह रहे हैं नकारात्मक एनडीए राजनीति नहीं अलायंस करेगा तो एनडीए शायद जनता अलायंस हमारा ना सिर्फ 400 पार करेगा बल्कि मार्जिन भी और ज्यादा बढ़ेगा। कपिल जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले हाजी खान ये बताइए कि ये हिंदू मुसलमान की एंट्री से किसे फायदा हो रहा है, कौन वोट पोलराइजेशन का फायदा उठाना चाहता है? देखिए महोदय, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो नज़र आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जवानों ने जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ दिखाया कि यूपी के जवानों का बस एक ही नारा है, अखिलेश हमारा था, राहुल भी हमारा है। यह भीड़ साबित कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला कर ये बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने 3 बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, 2 बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली और उन्होंने शपथ में ये कहा, भारतीय संविधान की शपथ के अंदर, कि मैं भारत के रहने वाले हर नागरिक के साथ एकता की बात करूंगा, एक सी बात करूंगा। लेकिन जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, शिवसेना और बजरंग दल के प्रधानमंत्री है, ना कि 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री है। मैं ये कहता हूँ जब जब ये आते हैं और देश देख रहा है कि हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते। मैं ये कहना चाहता हूं, कहाँ गायब कर दिया सर? ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूं। कहाँ गायब कर दिया? बात सच्ची, कोई नहीं सुनने को तैयार। एक बात और कह दूं प्रीति जी, आप टीवी चैनल वाले हो, भारतीय जनता पार्टी वाले हो, ये जो चाह रहे हैं अब 6वां 7वां और 8वां, अरे होगा वही जो जनता चाहेगी। देश ये साबित कर रहा है, देश की जनता ये तय होगा वही जो जनता चाहेगी, होगा वही जो जनता चाहेगी। यकीन है ना? कपिल जी, देश की जनता की सेवा नहीं करी, कपिल जी, हम सिर्फ चर्चा और बहस कर सकते हैं। ये बड़ा आसान होता है कि मीडिया पर ब्लेम कर दो कि मीडिया ऐसे कर रही है। होगा वही, मीडिया तकदीर नहीं लिख देगा हिंदुस्तान की, कोई किसी की तकदीर देश की जनता लिखेगी। तकदीर देश की जनता लिखेगी। सबके बयान देख, सुन और समझ रही है देश की जनता। कपिल जी, दो तीन आरोप और भी लगाए हैं, बात सुन ली, दो तीन आरोप और लगाए उन्होंने। उनका कहना है सपा पकड़े गए आतंकियों को छोड़ देती थी और जो पुलिस अधिकारी उन्हें पकड़ते थे उन्हें निलंबित कर देती थी। पूर्वांचल को जानबूझ करके साजिशन सपा गवर्नमेंट ने पिछड़ा रखा। प्रत्युष भाई, सबसे पहली चीज यह है कि प्रधानमंत्री जी की स्मृति बहुत छोटी हो गई। शायद उनको याद नहीं कि जब वो कश्मीर में पीडीपी के साथ थे तो 8000 पत्थरबाजों पर से उन्होंने मुकदमे उठाए थे, जिन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद कराने में पूरी मदद की थी और शेल्टर प्रदान किया था आतंकियों को। ये पीडीपी के साथ ही उठाए थे। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप गूगल करके देख लो। बुरहान वानी के भाई को, खालिद वानी को, इन्होंने बकायदा विक्टिम के बजट से जो है वो पैसा देने का काम किया था कश्मीर के अंदर। और ये तो जो शहादत के देने वाली बात करती थी, उनके साथ बैठे थे उस समय, तो इनके लिए वो गंगा जमुना थी। बड़ा अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी पठानकोट हमले की जांच पाकिस्तान के आईएसआई अपनी मित्र एजेंसी से करा लेते हैं। देश की संप्रभुता को जो है वो ताक पर रख देते हैं। देश की आजादी को आप कहां लेकर के ले गए? आप किस तरीके से बिना कुछ कहे, बिना प्रोटोकॉल के आप बिरयानी खाने उतर गए। आप शाल से लेके साड़ी तक भेजे। लेटरबाजी बंद करने की बात, लव लेटर लिखने की बात बंद करने वाले अपना शपथ ही तब लिए थे जब पहला सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। कथनी पे और कपिल जी के सवालों का जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। मैं प्रत्युष जी जवाब देता हूं। कपिल जी से आग्रह करूंगा कि जो ज्ञान औरों को देते हैं थोड़ा अपने पे भी लागू करिएगा, बीच में मत बोलिएगा। कपिल जी तो पता नहीं आज सुबह क्या खा के आए हैं, कहां इधर उधर की बहकी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात जो हाजिक खान साहब की नहीं समझ पाया था, मैं वो पूछ लेता हूं। हाजिक खान साहब अभी कह रहे थे कि ऊपर आसमान से तय होता है कौन जीतेगा। वो आसमान से कौन तय करता है हाजिक साहब? मेरा अल्लाह करता है तय। तो अल्लाह ने 2014 और 2019 में जब मोदी को तय किया तो आप कैसे गैर इस्लामिक आदमी है जो उनका विरोध करते हैं? हमने कोई विरोध नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलने की मशीन बन रहे हैं। हमने क्या विरोध किया? हम देश के प्रधानमंत्री के हर उस कार्यक्रम का जिसमें देश के प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इस देश के 140-45 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ऐसी बातों से मिर्ची लगती है। सुनिए, बात को सुनिए। इसलिए जब आप लोग
कि टीवी पे ठेकेदारी करने का काम करते हैं कि देश का मुसलमान कहता है, अखिलेश भी हमारा था, राहुल भी हमारा होगा। ये देश का मुसलमान नहीं कह रहा, ये आपके जैसे ठेकेदार कह रहे हैं जो अपनी सत्ता को वापस लाने के लिए इंतजार में दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं। दानिश कुरैशी प्रचार करते, गलत बयान मत कीजिए। हम किसी पार्टी का प्रचार करते न किसी पार्टी के मेंबर है। हम तो वो बात जो राष्ट्र के सामने रखी जाएगी वो कहेंगे। सुनिए आदित्य साहब दो देखिए सिद्धार्थ भाई सुनिए, कपिल जी की बात का जवाब देने दो। ये लोग, कपिल जी जैसे लोग जो समझ को यूपी के गुंडा राज को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ करके कश्मीर पर जिनकी कोई समझ ना हो वो वहां पे बोलने का काम करें। अरे नासूर खत्म कर दिया इस देश का। 370 जो आप लोग कहा करते थे कि हो नहीं सकता, 370 नहीं खत्म हुई, उसका एक एक्ट खत्म हुआ है कि वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है हिंदुस्तानी। 370 नहीं खत्म कर सकते आप गलत बयानी। और जैसे उत्तराखंड में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कल कोई दूसरी सरकार आएगी। चलिए 1 तारीख को अंतिम चरण के लिए लड़ाई होगी और अभी ऐसे और बयानात अभी हमें सुनने को मिलेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शरीक होने के लिए। जी न्यूज़।